नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पूरक पुस्तक संचयन भाग 1 से पाठ 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। यह आत्मकथात्मक संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है कि किस तरह से उन्हें बहुत ही बुरा हार्ट अटैक आया था और वो लंबे समय तक बेड रिडन थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने बचपन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया है, जैसे उनके माता पिता के कारण उनमें किताबें पढ़ने का शौक विकसित हुआ। साथ ही साथ पिता की प्रेरणा के कारण ही उन्हें अपना खुद का पुस्तकालय बनाने का प्रोत्साहन मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ और मुहावरों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ ताकि पाठ को समझने में आसानी हो। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय मतलब निजी मतलब पर्सनल, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। तो यहाँ पर राइटर अपनी पर्सनल लाइब्रेरी के बारे में, किस तरह से उन्होंने ये लाइब्रेरी खोली, कहाँ से उन्हें इस बात की प्रेरणा मिली और देखते देखते उनके पास कौन कौन सी किताबें हैं, इन सब के बारे में उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। जुलाई 1989, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन जबरदस्त हार्ट अटैक एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि जुलाई 1989 में 1989 में जुलाई महीने की बात है, जब उन्हें एक के बाद एक 3 जबरदस्त मतलब बहुत ही शक्तिशाली हार्ट अटैक आए एक के बाद एक, और जिसके कारण एक हार्ट अटैक जब आया तो ऐसा हो गया कि उनकी नब्ज बंद हो गई, उनकी नब्ज नहीं चल रही थी, सांस बंद हो गई, धड़कनें भी बंद हो गई। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर बोर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। तो जो वहाँ पर डॉक्टर थे जो उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने घोषणा कर दी, मतलब अनाउंस कर दिया कि इनके प्राण नहीं रहे, ये जीवित नहीं रहे। लेकिन वहाँ पर जो एक डॉक्टर थे बोर्जेस, उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मतलब उन्होंने प्रयास जारी रखे, उन्होंने अपनी आशा को बनाए रखा। उन्होंने 900 वोल्ट्स के शॉक्स दिए, 900 वोल्ट्स के शॉक दिए, भयानक प्रयोग। लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा, पर यदि कहीं भी जरा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है, मतलब हार्ट फिर से एक्टिव हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और 900 वॉट्स का शॉक दिया। ये बहुत ही भयानक प्रयोग था, क्योंकि अगर कोई जीवित व्यक्ति रहे तो वो इतना शॉक, इतना दर्द सहन ही नहीं कर सकता है। लेकिन चूंकि डॉक्टर का कहना था कि अगर ये ऑलरेडी डेड बॉडी है तो इसे दर्द महसूस ही नहीं होगा, और अगर थोड़ा सा भी लाइफ इस बॉडी में होगी, थोड़ा सा एक कण भी प्राण बचे होंगे या लाइफ होगी, तो हार्ट रिवाइव कर सकता है, मतलब हार्ट फिर से एक्टिव हो सकता है। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया, केवल 40% बचा। तो राइटर बता रहा है कि ये जो शॉक्स उसे दिए गए उससे उसे जीवन तो मिल गया, लेकिन उसका जो हार्ट था उसका 60% डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, नष्ट हो गया, और केवल 40% मतलब 40% ही बचा। उसमें भी 3 अवरोध हैं। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं। केवल 40% हार्ट है, ऑपरेशन के बाद न रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे, तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। तो राइटर बता रहा है कि उसमें भी जो 40% बचा है उसमें भी 3 ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें हैं, और इसके लिए तो अब ओपन हार्ट सर्जरी ही करना पड़ेगी। लेकिन वह करने में भी जो सर्जन्स हैं वो हिचक रहे हैं, मतलब वो घबरा रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि केवल 40% हार्ट ही वर्क कर रहा है, और अगर ऑपरेशन के बाद में वह रिवाइव नहीं कर सका, मतलब फिर से सक्रिय नहीं हुआ, तो ये बहुत मुश्किल है। इसलिए यह डिसाइड हुआ कि पहले
एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाएगी। विशेषज्ञ मतलब किसी विषय को अच्छी तरह से जानने वाले, तो विशेषज्ञों की राय या सलाह ली जाएगी, उनसे सजेशन लिया जाएगा, तो उसके बाद ही ऑपरेशन की सोचेंगे। तो इसलिए तब तक राइटर को घर भेज दिया गया। बस उन्हें इंस्ट्रक्शन ये दिए गए कि उन्हें बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है और पूरी तरह से आराम करना है। बहरहाल ऐसी अर्ध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। वहीं लिटा दिया गया है मुझे। चलना, बोलना, पढ़ना मना। तो बहरहाल मतलब खैर राइटर ये बोल रहा है कि अर्ध मृत्यु मतलब आधी मरे जैसी हालत में वो वापस घर आए हैं और उन्होंने ज़िद की है कि उन्हें बेडरूम में नहीं रहना है। उन्हें तो उनके किताबों वाले कमरे में मतलब उनकी जो लाइब्रेरी है उस रूम में ही उन्हें रहना है। तो उन्हें वहीं पर लिटा दिया गया है। राइटर को ना तो चलना है, ना बोलना है और ना ही पढ़ना है। अब दिन भर पड़े पड़े दो ही चीज़ें देखता रहता हूँ। बाईं ओर खिड़की के सामने रह रह कर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। तो राइटर कह रहा है कि अब चूंकि उसे चलना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, पढ़ना भी मना है, तो अब दिन भर वह केवल दो ही काम करता रहता है, दो ही चीज़ों को देखता रहता है। काम मतलब क्या, अब केवल आंखों का ही काम बचा है, बाकी तो शरीर को हिलाना डुलाना भी उसे नहीं है। तो वो दो ही चीज़ों को देखता रहता है। एक तो उसके रूम की जो लेफ्ट साइड में खिड़की है, उसके सामने सुपारी के पेड़ हैं और उन सुपारी के पेड़ों की जो झालरदार पत्ते हैं वो हवा से में घूमते रहते हैं, झूलते रहते हैं, वो उन्हें देखता रहता है। और दूसरा, उसके कमरे में चारों ही तरफ ग्राउंड से लेकर छत तक ऊंची ऊंची किताबों से भरी हुई ढेर सारी किताबें उन अलमारियों में भरी हुई हैं। तो वो उन अलमारियों को देखते रहता है। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं। वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई हैं। तो राइटर याद कर रहा है कि जब बचपन में वो फेरी टेल सुनता था, परी कथाएं सुनता था, तो उसने एक कहानी में सुना था कि जो राजा है उसके प्राण एक तोते में रहते हैं और उसको तोते को तकलीफ दे तो राजा को तकलीफ होती थी। वैसे ही राइटर कह रहा है कि मेरे भी जो प्राण है, मेरा भी जो जीवन है, वो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से तो निकल गया है लेकिन हज़ारों किताबों में बसा हुआ है। मतलब उसको किताबों से इतना ज़्यादा प्यार था। और वो कह रहे हैं कि पिछले 40-50 मतलब 40 to 50 ईयर्स में उन्होंने धीरे धीरे करके इतनी सारी किताबें जमा की हैं। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना ज़रूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक़ कैसे जागा। तो राइटर बता रहा है कि मैंने कैसे जमा की और ये जमा करने की जो स्टार्टिंग है वो कैसे हुई, और ये जो स्टोरी है वो बाद में बताएगा। पहले वो यह बताना चाहता है कि उसे किताबें पढ़ने और उन्हें संभाल कर रखने का शौक़ कैसे जागा। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो राइटर बता रहा है कि जब वो छोटा था उस समय आर्य समाज का बहुत अधिक प्रभाव था और आर्य समाज द्वारा सुधारवादी आंदोलन मतलब समाज में जो रूढ़ियाँ हैं उनको निकाल फेंकने का आंदोलन जारी था। वो लोगों को और समाज को सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे, वो पूरे जोर पर था। तो उस समय उनके पिताजी जो थे वह जो रानी मंडी का आर्य समाज था उसके हेड थे या मुख्य थे, और उनकी माँ जो थी उन्होंने एक आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। मतलब उन्होंने एक स्टार्ट की थी नई स्कूल जो कि स्त्री शिक्षा के लिए थी, मतलब गर्ल्स स्कूल थी, और जिसके द्वारा वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियाँ पढ़ाई लिखाई करें। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। वर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो राइटर बता रहा है कि उसके फादर पहले बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब में थे और जब वर्मा रोड बन रहा था तब उन्होंने बहुत अच्छी कमाई भी की थी, लेकिन
राइटर के जन्म से पहले ही जब गांधी जी ने सभी लोगों को आह्वान किया कि ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग का आंदोलन जब गांधी जी ने शुरू किया और सभी लोगों से कहा कि सरकार के साथ सहयोग करना छोड़ दे, तो उस समय उनके पिताजी ने भी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं, खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम। तो राइटर बता रहा है कि उस समय उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। उनके पास पैसों की कमी रहती थी, परेशानी थी घर में पैसों की, लेकिन फिर भी घर में नियमित मतलब रेगुलर रूप से पत्र पत्रिकाएं मतलब न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आते रहते थे। ऐसा नहीं था कि जो पैसे की कमी है तो किताबें आना बंद हो गई हैं। अब जो किताबें आती थी उनमें कौन कौन सी थी? आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं मतलब चिल्ड्रंस की मैगजीन्स रहती थी, चिल्ड्रन मैगजीन। उसमें एक थी बाल सखा और दूसरी थी चमचम, जो स्पेशली राइटर के लिए आती थी। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। तो ये जो किताबें रहती थी उनमें परियों की कहानियाँ मतलब फेरी टेल्स रहती थी, राजकुमारों की किंग्स की कहानियाँ रहती थी, राक्षसों की कहानियाँ रहती थी और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र होते थे। मुझे पढ़ने की चाट लग गई थी, मतलब उसको पढ़ने की आदत लग गई थी, उसे पढ़ना बहुत पसंद आने लग गया था। हर समय पढ़ता रहता, खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अब इतनी ज़्यादा उसको पत्रिकाएं पढ़ने की आदत पड़ गई थी कि वो हर समय पढ़ता रहता था। खाना जब खाता था तब भी अपनी जो थाली थी उसके साइड में मैगजीन रखकर पढ़ता रहता था, मतलब कभी भी फ्री नहीं रहता था, वो मैगजीन्स ही पढ़ता रहता था। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता था। वो उम्र में तो छोटा था, पर फिर भी जब वो अपनी दोनों मैगजीन्स पढ़ना ख़त्म कर देता था तो वो कोशिश करता था कि बड़ों की मैगजीन्स भी पढ़े। तो वो कोशिश करता था सरस्वती और आर्यमित्र को पढ़ने की। घर में पुस्तकें भी थीं, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ को प्रकाश। तो उसके अलावा मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के अलावा उनके घर में भी बहुत सी पुस्तकें थी, जैसे सभी उपनिषद थे और उनका हिंदी अनुवाद भी था सत्यार्थ प्रकाश के नाम से। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। तो राइटर बता रहा है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है उसमें बहुत सारे वाद विवाद वाले चैप्टर्स रहते थे, जिसमें कि पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बातें दी हुई रहती थी। वो उसे समझ में नहीं आती थी, पर उसको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी और उसे बहुत मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। तो उनकी जो फेवरेट बुक थी वो थी स्वामी दयानंद की बायोग्राफी या जीवनी। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से लिखी गई थी और उसमें ढेर सारे चित्र थे, इसलिए राइटर को वो पढ़ने में मज़ा आता था। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदब में साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। तो वो उस किताब से राइटर को पता चला कि जो स्वामी दयानंद जी हैं उन्होंने उस समय के जो ढकोसले थे, जो दिखावटीपन था, उसके खिलाफ बिना दबे बिना डरे बहुत ही साहस दिखाया। और ऐसा अद्भुत उनकी पर्सनालिटी थी, ऐसी अनोखी उनकी पर्सनालिटी थी, उनके गुण, उनका रहन सहन सभी अलग ही था। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। तो बहुत ही ज़्यादा उसमें उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसने कि राइटर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, उसका इफ़ेक्ट राइटर की लाइफ पर पड़ा। जैसे कि चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। तो जैसे कि वो बताते हैं कि जो स्वामी दयानंद जी थे वो उन्होंने जब देखा कि चूहा ही भगवान को लगाया हुआ भोग खा लेता है, तो उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि जो मूर्तियाँ होती हैं वो भोग नहीं खाती हैं या मूर्तियाँ भगवान नहीं हैं, और वो घर छोड़कर भाग गए। फिर वो बहुत सारे साधुओं के साथ जगह जगह घूमते रहे, तीर्थों पर, जंगलों में, गुफाओं में, हिम शिखरों पर, मतलब बर्फ़ की पहाड़ियों पर वो साधुओं के साथ घूमते रहे। और हर जगह उनकी तलाश केवल यही थी कि भगवान होते क्या हैं, सच क्या है,
जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अब अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। जो भी समाज विरोधी या मनुष्य विरोधी, मतलब जो समाज के हित में नहीं है या इंसान के हित में नहीं है, ऐसे भी जो भी रिचुअल्स हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, वो उनका विरोध करते हैं। खंडन करना मतलब विरोध करना। और आखिरी में अगर कोई व्यक्ति गलती अपनी स्वीकार कर लेता है तो वो उसे माफ़ भी कर देते हैं, उसे मदद भी करते हैं। तो यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। जब इस सब से थक जाता तब फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। तो उनको बहुत एक्साइटमेंट आता था, बहुत अच्छा लगता था कि कितने गजब के पर्सन हैं कि जो अपने रूल्स पे चलते हैं, जो दुनिया का विचार करते हैं और जो दुनिया में गलत है उसके विरोध में खड़े रहते हैं। और जब राइटर इन सब चीज़ों को पढ़ पढ़ के थक जाता तो वो वापस अपनी बाल सखा और चमचम को उठाता और उसमें जो उसने ऑलरेडी पढ़ी हुई स्टोरीज़ हैं उन्हें फिर से पढ़ने लगता। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। तो यहाँ पर जो स्कूल की स्टडीज़ है उसको लेकर उसकी माँ बहुत प्रेशर देती थी उसके ऊपर। वो हमेशा कहती थी कि अपनी क्लास की पुस्तकें पढ़ो, ये मैगजीन्स क्या पढ़ते रहते हो, क्योंकि वो दिन भर मैगजीन्स ही पढ़ता रहता था, स्कूल की जो बुक्स है उन्हें नहीं पढ़ता था। उन्हें लगता था कि ऐसा करेगा तो ये पास कैसे होगा, और कहीं ये खुद भी साधु जैसा स्वामी दयानंद की तरह घर से भाग गया तो सब कुछ छोड़कर सच की तलाश में। तो पिताजी माँ को समझाते कि जीवन में यही पढ़ाई ज़्यादा काम आएगी, इसे पढ़ने दो जो भी बुक्स ये पढ़ रहा है। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तो राइटर बता रहा है कि वह स्कूल नहीं जाता था बल्कि उसके घर पर ही एक टीचर पढ़ाने के लिए आते थे, क्योंकि उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि जब वो नासमझ है, जब कोई उसे किसी बात की समझ नहीं है, इस उम्र में वह स्कूल जाए और गलत बच्चों की संगति में पढ़कर अपशब्द बोलना सीख जाए, गाली गलौज करना सीख जाए, या उसमें गलत संस्कार आ जाए, गलत व्यवहार सीख जाए वो। इसलिए वो चाहते थे कि वो घर में ही पढ़े और घर में ही सब कुछ सीखे। तो उसका जो नाम है वो तीसरी कक्षा में उसको एडमिशन दिया गया। कक्षा 2 तक उसने पढ़ाई घर पर ही रहकर की। तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता को मिटाओगे। तो जब उसका एडमिशन हुआ उस दिन शाम को उसके पिताजी उसे उंगली पकड़कर घुमाने के लिए ले गए। तो वहाँ की एक लोकनाथ की दुकान है, वहाँ पर उन्होंने फ्रेश अनार का रस एक मिट्टी के कुल्हड़ में लिया और उसे पिलाया और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर बोले कि बेटा वायदा करो मतलब प्रॉमिस करो कि जो सिलेबस पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस की बुक्स हैं उन्हें भी तुम उतने ही ध्यान से पढ़ोगे जितने ध्यान से तुम बाकी स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, और तुम्हारी माँ को जो चिंता है, जो टेंशन है, उसे दूर कर दोगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवें में तो मैं फर्स्ट आया। राइटर कहता है कि ये उनका आशीर्वाद था जो उन्होंने हाथ मेरे सर पर रखा था, या उनकी बातें थी, उसका प्रभाव था कि मैंने जी तोड़कर मतलब बहुत अधिक कड़ी मेहनत की। परिश्रम मतलब मेहनत। और तीसरी चौथी कक्षा में तो उन्हें अच्छे अंक आए ही, अच्छे नंबर्स आए ही। पाँचवीं क्लास में तो वो फर्स्ट आ गए क्लास में। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। चूँकि अंग्रेज़ी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल में इनाम में 2 अंग्रेज़ी किताबें मिली थी। एक में छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। तो राइटर बता रहा है कि जब उनका रिजल्ट आया तो माँ बहुत खुश हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राइटर को गले लगा लिया। जबकि पिताजी बहुत गंभीर स्वभाव के थे, वो कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुराते रहे। अंग्रेजी में चूँकि राइटर के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इसलिए नंबर 1 आया था वो क्लास में, तो इसलिए उनको
इनाम में अवार्ड में अंग्रेज़ी की 2 बुक्स मिली, जिनमें कि एक बुक में 2 बच्चे घोंसलों की खोज में, घोंसले मतलब नेस्ट की खोज में बगीचों में और अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं और वो नए नए पक्षियों के बारे में जानते हैं, उनकी बोलियों के बारे में जानते हैं, उनकी आदतों के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं। तो जो दूसरी इंग्लिश बुक थी वो थी ट्रस्टी द रग, जिसमें कि शिप्स के बारे में स्टोरीज़ थी। शिप्स कितने टाइप के होते हैं, जो जहाज़ होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, कुछ किस टाइप का जो गुड्स हैं या माल है वो उनमें भरकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कहाँ से लाया जाता है, कहाँ ले जाया जाता है, और जो नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ वेल होती है, कहाँ शार्क होती है। तो जो नाव चलाने वाले लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप या आइलैंड्स होते हैं, और कहाँ वेल पाई जाती है समुद्र के किस एरिया में, कहाँ पर शार्क पाई जाती है, इन सब बातों की जानकारी राइटर को मिली। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया, पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। तो ये जो 2 बुक्स थी जो अंग्रेजी भाषा में थी वो पहली बार राइटर ने पढ़ी और उसे एक नई दुनिया के बारे में पता चला, जहाँ पर पक्षियों से भरा आसमान था और सीक्रेट्स रहस्यों से भरा समुद्र था। समुद्र में किस तरह के जानवर होते हैं या आइलैंड कहाँ कहाँ है, इन सब की जानकारी राइटर को इन किताबों को पढ़कर मिली। पिता ने अलमारी के खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। तो राइटर बता रहा है कि पिताजी की जो शेल्फ थी, जो अलमारी थी, उसका एक खाना भाग उन्होंने खाली कर दिया, वहाँ की चीज़ें हटा दी और राइटर की दोनों किताबें उस खाने में रखकर उन्होंने कहा कि आज से यह तुम्हारी किताबों के लिए है, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई आया, संपादन किया, उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार किया। तो यहाँ पर किताबें पढ़ने का शौक़ जहाँ राइटर को अपने माता पिता के कारण आया, क्योंकि घर में हमेशा पत्र पत्रिकाएँ रहती थी, कई किताबें रहती थी, माता पिता दोनों किताबें पढ़ते थे, इसलिए राइटर को भी वो चाव लगा। वैसे ही ये जो लाइब्रेरी जो शुरू हुई वह उसको जो अवार्ड में खुद की 2 किताबें मिली उनसे शुरू हुई और पिताजी ने उसे प्रोत्साहित किया, अपनी अलमारी में एक जगह दी उसे और यह कहकर कि यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से उस बच्चे की लाइब्रेरी स्टार्ट हुई। जब राइटर बड़े हुए, स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, मतलब डिग्री हासिल की। फिर वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने लगे। अध्यापन जब छोड़ा उन्होंने इलाहाबाद से, तो वो बॉम्बे आ गए, जहाँ पर वो एडिटिंग किया करते थे, एडिटर बन गए। उसके ही कंपैरिजन में उनकी जो लाइब्रेरी थी उसका विस्तार, मतलब वो बढ़ती ही चली गई। पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। तो राइटर बोल रहा है कि आप ये तो समझ सकते हैं कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ क्यों हुआ, लेकिन इतनी सारी किताबें इकट्ठे करने की सनक, मतलब जिद मेरे मन में क्यों हुई? उसका कारण भी बचपन का एक एक्सपीरियंस राइटर बता रहे हैं। तो जब वो इलाहाबाद में रहते थे, तो इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है, मतलब भारत के जो एजुकेशन हब है उनमें से एक फेमस एजुकेशन हब इलाहाबाद रहा है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियां तो है ही, लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी। वहाँ कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियां, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियां। अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी यह तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था, पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। तो राइटर बता रहा है चूँकि एक एजुकेशनल हब था और ईस्ट इंडिया द्वारा यहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित की गई थी। इसके अलावा महामना मतलब महापुरुष मदन मोहन मालवीय द्वारा भी भारती भवन नाम से एक लाइब्रेरी बनाई गई थी, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी, अनेक कॉलेजेस की लाइब्रेरी थी और अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग कॉलोनी में उनकी अलग लाइब्रेरीज रहती थी। जहाँ हाई कोर्ट था वहाँ पर वकीलों के लिए, लॉयर्स के लिए एक पर्सनल लाइब्रेरी थी।
अध्यापकों या टीचर्स के लिए एक पर्सनल लाइब्रेरीज थी। अपनी लाइब्रेरी वैसी होगी ऐसा राइटर को कभी नहीं लगा था, सपना भी नहीं सोचा था, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत गरीब थे वो। पर हाँ, उनके मोहल्ले में, उनकी कॉलोनी में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। तो स्कूल से निकलने के बाद राइटर रोज़ वहाँ जाकर बैठ जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। तो चूंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए लाइब्रेरी की फ़ीस भरने के लिए पैसे उनके पास नहीं थे, डोनेशन वो नहीं दे सकते थे। इसलिए बस यही था कि वो वहाँ पर बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं, अपने साथ ले नहीं जा सकते हैं। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य, विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे थे। तो राइटर बता रहा है कि उस समय जो वर्ल्ड लिटरेचर है, जो विश्व साहित्य है, उसके बहुत सारे उपन्यास, मतलब नॉवेल्स, उनका ट्रांसलेशन हिंदी में बहुत ज़्यादा हो रहा था। मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। तो राइटर को वो ट्रांसलेटेड नॉवेल्स हैं, उन्हें पढ़कर बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। अपने छोटे से हरिभवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, हंचबैक ऑफ नात्रेदाम, गोरकी की मदर, अलेक्जेंडर कुपरिन का गाड़ी वालों का कटरा, यामा द पीट, और सबसे मनोरंजक सर्वारिज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्सोट। तो यहाँ पर राइटर ने जो उनकी जो छोटा सा लाइब्रेरी थी हरि भवन, उसमें बहुत सारे उपन्यास पढ़े, और वहीं वो इंट्रोड्यूस हुए बंकिम चंद्र की जो लिटरेचर था, जैसे दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, जो कि हिंदी ट्रांसलेटेड थे वहाँ पर। ऐसे ही टॉलस्टॉय की जो बुक है अन्ना करेनिना, या विक्टर ह्यूगो का पेरिस कुबड़ा, ये हिंदी ट्रांसलेटेड बुक का नाम है, एक्चुअल बुक का नाम था हंचबैक ऑफ नात्रेदाम। गोरकी की जो मदर, अलेक्जेंडर कुपरिन का गाड़ी वालों कटरा यानी यामा द पिट, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उन्हें लगा सर्वारिज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्सोट। तो हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता, और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठा। तो राइटर इस हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से ही सारी दुनिया के बहुत सारे कथाओं के कैरेक्टर से जुड़ गया था, उनसे मुलाकात हो गई थी, और उसे बहुत मज़ा आता था उन कैरेक्टर्स के बारे में सोचने में। रोज़ वह लाइब्रेरी खुलते ही वहाँ पहुँच जाता था, और जब लाइब्रेरियन जो शुक्ल जी थे वो उसे कहते थे कि अब लाइब्रेरी बंद करने का टाइम हो गया, अब उठो, तब उसे बड़ी अनिच्छा होती थी, उसका बिल्कुल मन नहीं होता था उठने का। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। तो राइटर बता रहा है कि अगर किसी दिन वो कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं और वो आधा ही हुआ है, अधूरा ही है, और अचानक लाइब्रेरी ने उन्हें उठा दिया है, तो उनके मन में एक दुख होता था, और वो सोचते थे कि काश उनके पास इतने पैसे होते कि वो उसके मेंबर बन जाते उस लाइब्रेरी के, और बुक इशू करके अपने साथ ले जाते, या फिर उनके पास इतने ज़्यादा पैसे होते कि वो उस बुक को ख़रीद लेते और अपने घर में रखते, और फिर एक बार पढ़ते, दो बार पढ़ते, जब इच्छा होती तब वो उस किताब को पढ़ पाते। लेकिन राइटर के लिए एक ड्रीम की तरह था, क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी, उनका परिवार बहुत आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, पैसों की हमेशा तंगी रहती थी। तो राइटर को लगता था कि ये कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल था, अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। तो पिताजी की मृत्यु के बाद जो ये आर्थिक संकट था, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो बता भी नहीं सकता कि क्या हो रहा था। फीस, स्कूल की फ़ीस भी जमा करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो अपनी शौक की, मतलब अपनी इंटरेस्ट की किताबें खरीदना तो पॉसिबल ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे। तो एक ट्रस्ट थी, एक एसोसिएशन थी, जो कैपेबल बच्चों को, लेकिन जो असहाय हैं, गरीब हैं, जो खुद अपने पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट को सेशन के स्टार्ट में किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे देते थे।
उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। तो राइटर क्या करता था, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स रहती थी वो सेकंड हैंड खरीद लेता था, मतलब यूज्ड बुक्स खरीदता था, और बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे लेकर पढ़ता था और अपने पास नोट्स बनाकर रख लेता था। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाले नए लेकिन उसे विपन्न छात्र खरीद लेते। इसी तरह काम चलता। तो उन दिनों क्या होता था, एग्ज़ाम के बाद में जो स्टूडेंट्स रहते थे वो अपनी ओल्ड बुक्स जो रहती थी वो हाफ प्राइस में बेच देते थे और उसमें जो नई बुक्स हैं वो ले लेते थे। लेकिन जो गरीब बच्चे थे वो उन पुरानी किताबों को ही खरीद लेते थे और इस तरह से काम चलता था। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। तो राइटर बता रहा है कि उसने एक लिटरेचर की बुक पहली बार अपनी लाइफ में अपने खुद के पैसों से खरीदी, यह उसे आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पुस्तकें लेने एक सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया था, मतलब उन्होंने इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम पास की थी, तो अब वो अपनी ओल्ड बुक्स लेकर बीए की बुक्स लेने के लिए एक सेकंड हैंड बुक शॉप पर गए। उस बार जाने के से पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि जो उन्होंने ओल्ड बुक्स सेल की और नई बुक्स खरीदी, उसके बावजूद उनके पास 2 रुपये बच गए। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था, न्यू थिएटर्स वाला का, बहुत चर्चा थी उसकी। तो उस समय वहाँ पर एक सिनेमा हॉल था जहाँ पर देवदास मूवी लगी हुई थी, जो न्यू थिएटर्स की तरफ से थी। बहुत ही उसके बारे में चर्चा हो रही थी, लोग बातें कर रहे थे कि बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था, उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नहीं, उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। तो राइटर बता रहा है कि उसकी माँ जो थी उनको मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको लगता था कि ये मूवीज़ देखकर ही बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन उस मूवी का एक गाना बाहर बजता रहता था, जो सिनेमा हॉल था उसके बाहर, जो सहगल की आवाज़ में था कि दुख के जो समय है, जो दुख के दिन है वो बीतते नहीं हैं। और राइटर कई बार इस दुख भरे गाने को गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आंखों में आंसू आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। तो राइटर हमेशा ये गाना गुनगुनाता रहता था और कभी कभी गाना गुनगुनाते हुए उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे, पता नहीं क्यों। और एक दिन उसकी माँ ने उसको ये गाना गाते हुए सुना, तो माँ जो है वो समझ गई कि वो बहुत दुखी है। तो वो उसे एक दिन बोलने लगी कि देखो बेटा, ये जिस तरह से खुशी के दिन थे वैसे ही अब ये दुख के दिन आए हैं और ये भी चले जाएंगे। तुम अपना मन इतना उदास मत करो, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, धीरज रखो, हैव पेशेंस। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूँगी। तो जो माँ जो सिनेमा की कट्टर विरोधी थी, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें सिनेमा देखना पसंद नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह देवदास फिल्म का गाना है, तो एक दिन वो बोली, अपना मन क्यों मार रहा है, मतलब अपनी इच्छाओं को क्यों मार रहे हो, जाओ फिल्म देख कर आओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्में देखने गया। तो राइटर ने बताया कि नहीं माँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं किताबें बेचकर आया हूँ, तो 2 रुपये बचे हैं। तो माँ की परमिशन लेकर वो फिल्म देखने के लिए गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा, काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी। तो राइटर बता रहा है कि जो शो है वो पहला शो छूटा नहीं था, मतलब ख़त्म नहीं हुआ था। तो वो पास में उसकी जो नॉन बुक की शॉप थी, जहाँ पर वो बुक्स को एक्सचेंज करने के लिए आता था, वहीं पर घूमने लगा, देखने लगा, क्योंकि उसको बुक्स का तो बहुत अधिक शौक था, बुक रीडिंग उसे पसंद थी। तो उसने बोला चलो वहाँ जाकर देखते हैं नई बुक्स कौन कौन सी आई है। और अचानक उसने देखा कि काउंटर पर एक बुक रखी है जिसका नाम है देवदास, और जिसे लिखा है राइटर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, और उसकी कीमत थी वो केवल 1 रुपया थी। राइटर ने उस किताब को उलट पुलट कर देखा, तो जो पुस्तक विक्रेता था, जो शॉपकीपर था, जो बुक सेलर था, उसने कहा,
तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। तो जो बुक सेलर था उसने कहा कि तुम स्टूडेंट भी हो और हमेशा अपनी पुरानी किताबें मेरे पास आकर बेचते हो, हमारे पुराने कस्टमर हो, तो मैं तुमसे कमीशन नहीं लूँगा, मैं तुम्हें ये 10 आने में किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया, मतलब उनके विचार बदल गए। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। तो उन्होंने जल्दी से वो 10 आने में वो जो बुक थी वो खरीद ली, जल्दी जल्दी घर आए और 2 रुपये में जो बचा हुआ 1 रुपया 6 आना था वो माँ के हाथ में रख दिया। तो माँ बोली, अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। तो माँ ने जब उसको इतने जल्दी घर लौट कर आते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि तू इतने जल्दी क्यों लौट कर आ गया, मूवी क्यों नहीं देख कर आया? तो राइटर ने बताया कि नहीं माँ, मैंने मूवी नहीं देखी, मैं तो ये किताब ले आया हूँ। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, जो खुशी के ही थे। राइटर को नहीं समझ में आ रहा था वो खुशी के कारण आंसू आए हैं या दुख के कारण, लेकिन राइटर ने पहली बार अपने पैसों से अपनी पर्सनल लाइब्रेरी के लिए पहली बुक खरीदी थी। इसके पहले जो दो थी वो 2 अवार्डेड बुक्स थी। तो आज जब अपने पुस्तक संकलन पर नज़र डालता हूँ, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हजारहा पुस्तकें हैं, तब कितनी शिद्दत से याद आती है अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी। तो राइटर कह रहा है कि अब मैं अपने बुक कलेक्शन पर नज़र डालता हूँ, मतलब बुक कलेक्शन को देखता हूँ, जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी के उपन्यास मतलब नॉवेल्स हैं, नाटक है, ड्रामा बुक्स हैं, कथा संकलन है, स्टोरी बुक्स हैं, जीवनियाँ हैं, बायोग्राफी, संस्मरण है, इतिहास, हिस्ट्री, आर्ट और पुरातत्व, राजनीति की हजारों बुक्स हैं। तब बहुत ज़्यादा अधिकता से मुझे याद आती है कि मैंने कैसे अपनी पहली किताब खरीदी थी। रेनर मारिया रिल्के, स्टीफेन, मोपासा, चेखव, टॉलस्टॉय, दास्तोवस्की, माइकोवस्की, सोल्जेनिस्टिन, स्टीफन स्पेंडर, ऑर्डन एजरा पाउंड, यूजीन ओनील, जयापाल सात्र, आल्वेयर कामू, आयोनेस्को के साथ पिकासो, ब्रूगेल, रेम्ब्रा, हैबर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ। तो राइटर यहाँ पर उन राइटर्स के नाम बता रहा है जिनकी बुक्स उसकी लाइब्रेरी में है, जहाँ पर कि विदेशी राइटर्स भी हैं, वहीं हिंदी राइटर्स भी हैं, और उन लेखकों के बीच में, उनकी बुक्स के बीच में राइटर बहुत भरा भरा महसूस करता है, मतलब उसको अकेलापन महसूस नहीं लगता, ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत सारी लोग हैं। मराठी के वरिष्ठ कवि बिंदा करंदीकर ने कितना सच कहा था उस दिन। मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे। बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो, इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। तो मराठी के एक वरिष्ठ मतलब बहुत महान कवि थे बिंदा करंदीकर, उन्होंने एक दिन बहुत ही सच बात कही। ऐसा राइटर भी उनकी बात को मानते हैं, उन्हें भी लगता है कि नहीं वो वही बात सही है, क्योंकि राइटर का जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, राइटर ठीक हो गए, तो उन्हें मिलने के लिए ये कवि महोदय आए थे विंदा जी, और वो बोले थे कि भारती, तुम्हें पता है ये जो सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ महापुरुष पुस्तक रूप में इन द फॉर्म ऑफ बुक्स तुम्हारे चारों तरफ विराजमान है, तुम्हारे चारों तरफ है, ये इन्हीं का आशीर्वाद है, ये इन्हीं की ब्लेसिंग्स है कि तुम बच गए हो, तुम्हें पुनर्जीवन मतलब पुनः नया जीवन मिला है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया विंदा को भी और इन महापुरुषों को। तो राइटर को भी लगता है कि चूंकि उसकी जान उन पुस्तकों में बसी थी, आज उन पुस्तकों की वजह से ही उसे उसकी जान वापस मिली है, इसलिए उसने मन ही मन जो कवि हैं विंदा करंदीकर जी, उन्हें भी प्रणाम किया, और उनके आसपास जो पुस्तकों के रूप में, जो बुक्स के रूप में जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ थीं, उन सभी को भी उन्होंने प्रणाम किया। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर फिर से हाजिर होंगी।
तब तक के लिए धन्यवाद।